क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटे से इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू हुआ बैंक आज इंडिया का सबसे पावरफुल प्राइवेट सेक्टर बैंक बन जाएगा। एक ऐसा बैंक जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 28% तक का रिटर्न दिया है और वो आज एक्सिस, महिंद्रा और कोटक जैसी बड़ी बड़ी बैंकों को भी बीट करके आगे निकल चुका है। तो एचडीएफसी बैंक ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज़ का यूज़ किया होगा, ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ का यूज़ किया होगा जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी बैंक बन गई। तो आज हम उसी को समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 1994 में, जब इंडिया में स्टार्टअप वर्ड कोई जानता भी नहीं था। तब दीपक पारेख ने इस बैंक की शुरुआत की थी और उन्होंने इस बैंक की शुरुआत की और सबसे पहला उनका टास्क था कि आदित्य पुरी, जो कि सिटी बैंक ऑफ मलेशिया के सीईओ थे, उन्हें अपनी बैंक में शामिल करना, और उन्होंने इस टास्क को कंप्लीट किया और तभी से उनकी बैंक ग्रो करने लगी। अब क्योंकि आदित्य पुरी को बैंकिंग सेक्टर का बहुत ज़्यादा पहले से ही नॉलेज था, इसलिए उन्होंने उसी नॉलेज को एचडीएफसी बैंक में यूज़ किया और छोटे छोटे कदम लेने से पहले एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाई, पूरा रोड मैप बनाया और एक अच्छी सी रिसर्च कंडक्ट की। और उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में कुछ 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। बस उन्हीं 3 प्रॉब्लम को उन्होंने फिल किया और उनकी ग्रोथ में रॉकेट लग गया। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्बिनेशन। जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती थी उनके पास फंड बहुत सारा होता था और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत सारा होता था, लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी थी, जो कि था सर्विस और प्रोडक्ट। उनके पास सर्विस और प्रोडक्ट नहीं था, इसलिए वो बैंक अच्छे से सर्विस नहीं दे पा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ देखें तो उनके पास में प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा था और उनके पास सर्विस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी थी, जो कि था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कमी थी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों ही अपनी अच्छे से सर्विस नहीं दे पा रहे थे और इसी कमी को उन्होंने फिल किया। और एचडीएफसी बैंक ने सोचा कि हम जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएंगे, यानी कि जगह जगह पे हमारी ब्रांचेस खोलेंगे। उसके लिए उन्हें पड़ेगी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत, जो कि उनके पास अभी था ही नहीं। तो अब एचडीएफसी बैंक के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, जो कि फंड की प्रॉब्लम। उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो जगह जगह पे ब्रांच खोल सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बैंक कैसे पैसा कमाती है। तो बैंक मेजरली 3 तरीके से पैसा कमाती है। नंबर 1, इंटरेस्ट। जब हम कोई बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। एक सेविंग्स अकाउंट जिसमें हमें 1 से 5% तक का इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा करेंट अकाउंट जिसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं तो वो बैंक उस पैसे को यूज़ करती है लोगों को लोन देने के लिए, और वो लोन से जो इंटरेस्ट आता है उसके बीच की मार्जिन बैंक की कमाई होती है। नंबर 2, सर्विसेज। जो बैंक हमें म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड जैसी सर्विसेज देती है, उनसे ही वो बहुत सारे पैसे कमाती है। बाय द वे, यदि आपको जानना है कि क्रेडिट कार्ड से बैंक कैसे पैसा कमाती है तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, तो आई बटन पर टैप करके जरूर देखिएगा। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसका वो यूज़ करती है इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्वेस्ट से जो रिटर्न आता है उसके बीच का मार्जिन भी होती है बैंक की कमाई। तो जैसे कि हमने बात की, एचडीएफसी को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने छोटे छोटे लोन देना शुरू कर दिया। अब लेकिन उनके पास में एक ऑप्शन था कि वो कॉर्पोरेट लोन दे सकते थे। कॉर्पोरेट लोन में क्या होता है कि वो एक बैंक का बड़ा अमाउंट कॉर्पोरेट लोन में चला जाता है, लेकिन यदि इन केस की यदि कोई कंपनी कॉर्पोरेट लोन को ना चुका पाए या फिर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो फिर वो बैंक तो भारी लॉस में जा सकती है। इसलिए एचडीएफसी ने वो पैसे को कॉर्पोरेट लोन में ना देकर छोटे छोटे लोन में डिवाइड कर दिया और बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया। अब एचडीएफसी बैंक के पास पैसा तो बहुत सारा हो गया था, तो उन्होंने जगह जगह ब्रांचेस खोल ली और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा कर लिया। तो पहली प्रॉब्लम का तो उन्होंने शॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन अब उनके सामने आती है प्रॉब्लम नंबर 2। Well, I think the view is that quite a few public sector banks and private sector banks. प्रॉब्लम नंबर 2, पेमेंट प्रोसेस। 2010 से पहले पेमेंट प्रोसेस कुछ इस तरह से दिखती थी। मान लेते हैं मैं हूँ भोपाल में और मेरा दोस्त हर्ष जो दिल्ली में है, मैंने उसे 10 लाख रुपए के गुड्स भेजे, उसे 10 लाख रुपए मुझे देना है, तो वो मुझे कैसे देगा? चेक में देगा, और मैं वो चेक को लेके जाऊँगा अपनी लोकल बैंक के पास ताकि मुझे वो कैश मिल सके। लेकिन मेरी लोकल बैंक तुरंत मुझे पैसे नहीं देगी, वो पहले हर्ष की बैंक से कॉन्टैक्ट करेगी और हर्ष की बैंक वेरीफाई करेगी कि उसके अकाउंट में उतने पैसे हैवी के नहीं है, तब कहीं जाकर मेरे पैसे मेरे पास आ पाएंगे। और इस प्रोसेस में लगभग 8 से 10 दिन लग जाते हैं, और इस प्रोसेस के लिए मुझे कभी कभी चार्जेस भी देना पड़ सकता था, और ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए एचडीएफसी ने अपनी एक सर्विस लॉन्च की। उस सर्विस के अकॉर्डिंग कस्टमर बैंक में जाएगा और अपना चेक देगा और उसे बहुत जल्दी पैसे मिल सकते हैं। तो इसमें टाइम भी बहुत कम लगेगा, लेकिन इसके पीछे एक शर्त थी। एचडीएफसी का कहना था कि सेंडर और रिसीवर दोनों का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में ही होना चाहिए। तो इसलिए लोगों ने तेजी से एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाना शुरू कर दिया और एचडीएफसी की ग्रोथ वहीं से शुरू हो गई। नंबर 3, स्टॉक ट्रांजैक्शन। तो यार अभी तक जो भी पेमेंट हुआ करती थी स्टॉक मार्केट में वो सारी कैश में हुआ करती थी या फिर चेक में हुआ करती थी, यानी कि वो ऑफलाइन हुआ करती थी। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुआ करती थी, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था।
तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से थी। मान लेते मैंने हर्ष से एक शेयर खरीदा टाटा का, अब उसके लिए मुझे उसे पेमेंट करनी है। तो वो पेमेंट करने के लिए पहले तो मैं अपने ब्रोकर के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करूँगा, फिर मेरा ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगा, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज हर्ष के ब्रोकर के अकाउंट में पैसे देगा, फिर कहीं जाकर हर्ष के पास में वो पैसे पहुँचेंगे और तब वो मुझे वो शेयर दे पाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। और साथ में इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि यदि मेरा अकाउंट किसी और बैंक में, हर्ष का अकाउंट किसी और बैंक में, मेरा ब्रोकर का अकाउंट किसी और बैंक में और उसके ब्रोकर का अकाउंट किसी और बैंक में, तो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती थी और इसे मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए HDFC बैंक ने निकाला माइक्रो बैंकर सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बायर्स होता है, सेलर होता है और जो ब्रोकर होता है, तीनों डिजिटली पेमेंट कर सकते थे, डिजिटली अपनी प्रोसेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर HDFC की फिर से एक और शर्त थी। उसका कहना यह था कि बायर, सेलर और ब्रोकर तीनों का बैंक अकाउंट HDFC बैंक में होना चाहिए। तो इसके लिए सारे स्टॉक इन्वेस्टर और सारे ब्रोकर जाकर HDFC में अकाउंट खुलवाने लगे ताकि उनकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए और उसमें टाइम भी बहुत कम लगता था। तो इसकी वजह से HDFC बैंक में अकाउंट होल्डर की संख्या बढ़ने लगी और HDFC बैंक की ग्रोथ में रॉकेट लग गया। अब HDFC बैंक के पास कैश फ्लो होने लगा था, तो इसलिए उन्होंने कॉर्पोरेट लोन देना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब वो जिस भी कंपनी को कॉर्पोरेट लोन देती थी, वो उन कंपनी से बोलती थी कि अपने एम्प्लॉय को डिजिटली पेमेंट करो, कैश में ना देकर ऑनलाइन पेमेंट करो। तो उसके लिए जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉय का अकाउंट भी HDFC बैंक में खुलवाना शुरू कर दिया और HDFC के पास बहुत सारे नंबर्स में अकाउंट होने लगे। अब HDFC बैंक इतने सारे अकाउंट का ढेर लगा कर तो बैठने नहीं वाली थी, तो इसलिए HDFC बैंक ने उन कस्टमर्स के लिए कार लोन, होम लोन, ऐसी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और उससे बहुत सारा पैसा कमाना भी शुरू कर दिया। और इस तरह से HDFC बैंक इंडिया की सबसे पावरफुल प्राइवेट सेक्टर बैंक बन चुकी थी। और इन्हीं कुछ स्ट्रेटेजी का यूज करके HDFC बैंक इंडिया की सबसे पावरफुल प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पार्ले जी जैसी कंपनी, जो अपने बिस्किट का प्राइस पिछले 20 साल से नहीं बढ़ा रही है, लेकिन फिर भी वो कंपनी लगातार ग्रो करती जा रही है, तो उसने कौन सी स्ट्रेटेजीज का यूज किया होगा? उसे जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।